हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी नोट्स विद सपना में आपका स्वागत है। कल हमने प्राचीन दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत संगम काल को पढ़ा, जिसमें तीन प्रमुख काल थे: चेर, चोल और पांड्य। चेर वंश स्थायी वंश रहा, इस पर किसी ने भी शासन नहीं किया, जबकि चोल वंश पूर्ववर्ती चोल जो वंश था उस पर पल्लवों का आधिपत्य हो गया। इस प्रकार दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत हम आगे के क्रम में निम्नलिखित वंशों को पढ़ेंगे: कदम वंश, गंग वंश, पल्लव, बादामी के चालुक्य, वेंगी के पूर्वी चालुक्य, कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, चोल का प्रशासन, आर्थिक और सामाजिक स्थिति। प्रीवियस ईयर में 2014 से 24 के बीच में इस टॉपिक से जो प्रश्न आए हैं वो देखते हैं। प्रश्न है: उत्तर मेरू अभिलेख में वर्णित चोल ग्राम शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। 2016 में 100 वर्ड में पूछा गया है। चोल प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन है यह। पल्लवकालीन कला पर प्रकाश डालिए। पल्लव वंश, इसकी स्थापत्य कला, चित्रकला, इस पर क्वेश्चन है। फिर ये 2022 का क्वेश्चन है। 2024 में क्वेश्चन है नंदी वर्मन शैली पर संक्षिप्त टिप्पणी। नंदी वर्मन शैली पल्लव वंश में ही स्थापत्य कला के अंतर्गत नंदी वर्मन शैली है, इस पर। फिर आया है सिंह विष्णु पर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया है। चलिए देखते हैं हम इन क्वेश्चंस के आंसर और प्राचीन दक्षिण भारत के इतिहास के संभावित प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले कदम वंश 2 मार्क्स में आ सकता है। यदि क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो सबसे पहले हम कदम वंश के संस्थापक कौन थे ये लिखते हैं। कदम वंश के संस्थापक मयूर वर्मन। शासक कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र था, जो है मैंने दिखाया है, कर्नाटक उत्तरी क्षेत्र, यह कदम वंश। भले ही आंसर 2 मार्क्स में लिखने आए, लेकिन हम छोटा सा मैप बना देंगे जिससे कि हमारा उत्तर में दूसरों से अलग रहे। कदम वंश लिखेंगे, कर्नाटक लिखेंगे, इसकी राजधानी बनवासी या बैजंती थी, और पुलकेशिन द्वितीय ने कदम वंश को पराजित किया। ये चीज हमें ध्यान रखना है। पुलकेशिन द्वितीय, मैं आपको थोड़ा सा पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताना चाहती हूँ। ये हमारा भारत का नक्शा, यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्य है, उनके महान प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय बादामी के। उसी समय समकालीन हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन भी पुलकेशिन द्वितीय से हारे थे, और पुलकेशिन द्वितीय ने कदम वंश, गंग वंश और पल्लव वंश, इन तीनों के शासकों को हराया था। पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन प्रथम को पुलकेशिन प्रथम ने हर्षवर्धन को हराया, और पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया। बादामी के चालुक्य है, ये तीनों समकालीन थे: हर्षवर्धन, बादामी के चालुक्य और पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन। चलिए देखते हैं गंग वंश। गंग वंश ने स्थापना गंगवंश की स्थापना कर्नाटक, इन्हें पश्चिमी गंग भी कहते हैं, राजधानी कोलार, प्रमुख शासक दुर्विनीत, पुलकेशिन द्वितीय ने अपने अधीन किया। हाँ, कदम वंश और गंगवंश को भी पुलकेशिन द्वितीय ने अपने अधीन किया। ये पश्चिमी गंग कहलाते हैं गंगवंश के, जो कि कर्नाटक में थे। उड़ीसा में था, जो उड़ीसा के पूर्वी गंग कहलाए, याद रखना है। संस्थापक संत वर्मा चोड़गंग थे, इन्होंने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। यह पूर्वी गंग थे और यह पश्चिमी गंग थे। यह मैप याद रखना है। कदम वंश, गंग वंश, पल्लव वंश, बादामी के चालुक्य, हर्षवर्धन, ये सब समकालीन थे। नर्मदा नदी के उत्तर में हर्षवर्धन, दक्षिण में बादामी के चालुक्य। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ हमने पढ़ा कदम वंश के बारे में, गंग वंश के बारे में पढ़ा, पल्लव वंश के बारे में पढ़ा। पल्लव वंश का परिचय देंगे सबसे पहले। पल्लव वंश परिचय: प्राचीन दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। 275 से 897 ईस्वी तक पल्लव वंश रहा। इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। मैप बनाएंगे।
मैप में कांचीपुरम, जहाँ पहले पूर्ववर्ती चोल रहते थे जिन्होंने अपनी राजधानी कांचीपुरम बनाई थी, वहीं पर पल्लव वंश का आधिपत्य हो गया। स्रोत कहाँ से मिलती है इसकी जानकारी? शिलालेखों से, मंदिरों और मूर्तियों से, जैसे मामल्लापुरम के सूर्य मंदिर, कांची के कैलाशनाथ मंदिर। साहित्य कृतियां, मत विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन के समय महेंद्र वर्मन ने लिखा। दंडिन दस कुमार चरित की रचना, दस कुमार चरित्र को लिखा है दंडिन ने। इन साहित्य कृतियों से, मत विलास प्रहसन, दस कुमार चरित से हमें पल्लव वंश के स्रोत की जानकारी प्राप्त होती है। प्रमुख शासक सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन। सबसे पहले पढ़ते हैं हम, इनमें 2 मार्क्स में क्वेश्चन आने की संभावना सिंह विष्णु पर आया भी है। 3 मार्क्स में पहले क्वेश्चन। तो सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे। इनका दूसरा नाम था अवनीशह, याद रखना है। इनके दरबारी लेखक थे भारवी, जिन्होंने करार-तुर्जी नियम की रचना की। करार-तुर्जी नियम भी पूछा जा सकता है, तो हम लिखेंगे इनकी रचना सिंह विष्णु के दरबारी लेखक भारवी ने की। यह पल्लव वंश का प्रमुख ग्रंथ है। सिंह विष्णु का कार्यकाल 566 से 600 ईस्वी रहा। फिर आता है महेंद्र वर्मन प्रथम, दूसरी शासक। ये श्री विष्णु के उत्तराधिकारी थे, कला संस्कृति के महान संरक्षक थे। मतविलास और विचित्र चित उपाधि इन्होंने धारण की। अब एक मतविलास प्रहसन है एक ग्रंथ, इसकी रचना महेंद्र वर्मन प्रथम ने ही की थी। यह बौद्ध, इसमें बौद्ध तथा शैव सन्यासियों के अवगुणों और मूर्खताओं का उपहास किया गया था मतविलास प्रहसन में। 2 मार्क्स में आने की आ सकता है। फिर नरसिंह वर्मन प्रथम, अन्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को, यहाँ पर याद रखने वाली बात है, पुलकेशिन द्वितीय को इन्होंने पराजित किया था। उसकी राजधानी वातापी को जीता। बाकी अभी तक हमने देखा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को भी हराया था और कदम वंश को अपने अधीन किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने गंग वंश को अपने अधीन किया था। पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया था, कदम वंश को और हर्ष के कन्नौज को हराया था। लेकिन नरसिंह वर्मन जो प्रथम थे, उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर उसकी राजधानी वातापी को जीता, महामल्लपुरम बंदरगाह का निर्माण किया और हैनसांग की यात्रा इन्हीं के समय हुई थी। हमारे चौथे हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह इसने एक दूत मंडल चीन भेजा, चीन बौद्ध यात्रियों के लिए नागपट्टनम में एक विहार बनाया, दरबारी कवि थे दंडिन और 10 कुमार चरित की रचना की। दूत मंडल चीन भेजा था, चीन बौद्ध यात्रियों के लिए नागपट्टनम में एक विहार बनवाया था, दरबारी कवि दंडिन। नंदी वर्मन द्वितीय, इनके काल में पल्लवों का चालुक्यों, पांड्यों और राष्ट्रकूटों से संघर्ष हुआ। राष्ट्रकूट दंती दुर्ग ने कांची पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार राष्ट्रकूट वंश की शासन की स्थापना हुई, पल्लवों पर अधिकार करके, नंदी वर्मन द्वितीय के शासनकाल में। क्वेश्चन पूछा गया है, पल्लवकालीन कला पर प्रकाश डालिए, 2022 का क्वेश्चन है। देखते हैं, इसमें हम सबसे पहले परिचय देंगे। परिचय में वही लिखेंगे हम, दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राजवंश 275 से 897 ईस्वी तक रहा और इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। मैप बना देंगे, ये हमारा परिचय हो गया। स्रोत लिख देंगे, कहाँ से प्राप्त हुए। मंदिर स्थापत्य कला यहाँ पर बहुत फली फूली। फिर हम आते हैं क्वेश्चन पर, पल्लवकालीन स्थापत्य कला। क्वेश्चन है पल्लवकालीन कला पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले हम इसमें देंगे स्थापत्य कला के बारे में। पल्लवकालीन स्थापत्य कला में पल्लव शासकों के अंतर्गत स्थापत्य की 4 शैलियों का विकास हुआ। सबसे पहली शैली महेंद्र वर्मन, दूसरी मामल्य शैली नरसिंह प्रथम के काल में हुई, राजस्थान शैली नरसिंह वर्मन द्वितीय के काल में हुई, अपराजित शैली इसको नंदी वर्मन शैली भी कहते हैं। 4 शैलियां थी, याद रखना है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। सबसे पहले महेंद्र वर्मन शैली, इसमें मंडप के आकार के मंदिरों का निर्माण हुआ। जो मंडप था उसी के आकार के मंदिरों का निर्माण हुआ, जैसे गुहा मंदिरों का निर्माण। मामल्य शैली, मंडप के आकार के साथ ही रथ प्रकार के मंदिरों का निर्माण, रथ इनकी विशेषता थी। सब पैगोडा मंदिर, द्रौपदी रथ सबसे छोटा रथ है जो, यह मामल्य शैली हुई। थर्ड पे आते हैं हम, राजसिंह शैली। राजसिंह शैली के अंतर्गत
मंदिर सेल कर्तन के स्थान पर ईंट आदि से बनाए गए, पत्थर ईंट आदि से बनाए गए। इसकी विशेषता थी पत्थर ईंट का प्रयोग। उदाहरण महाबलीपुरम मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर। वैकुंठ पेरुमल मंदिर, दीवारों पर युद्ध, राज्याभिषेक, अश्वमेध, नगर जीवन आदि के दृश्य उत्कीर्ण है। प्राचीन शैली। नेक्स्ट आता है अपराजित शैली या नंदीवर्मन शैली। तो क्वेश्चन 2024 में नंदीवर्मन शैली पर टिप्पणी लिखी है, हमें याद रखना है। मंदिरों का जैसे शैली का आगे बढ़ी, जैसे पहले नरसिंह वर्मन प्रथम के काल, फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय के काल में, अब नंदी वर्मन के काल में, तो मंदिरों में स्थापत्य का और अधिक अच्छा विकास हो सके। अब संरचनात्मक शैली के मंदिर का निर्माण हुआ, मंदिरों के शीर्षों का अच्छा विकास हुआ। पल्लव काल के दौरान द्रविड़ और गुप्त शैली का समन्वय देखने को मिलता है, यह हमें याद रखना है। गुप्त शैली के समन्वय, गुप्त और द्रविड़ शैली का समन्वय था। जटिल मूर्तियां बनाई जाने लगी, मंडप, हाल और गोपुरम का निर्माण हुआ। हम एक मंदिर का निर्माण, मंदिर का आकार बनाएंगे शैली, जिसमें है सबसे पहले हमारा गोपुरम। गोपुरम दरवाजा है, जो हाल, गोपुरम जो रहता है मंदिर का प्रवेश द्वार है। मंडपम है, हाल है, और गर्भगृह ये विमान कहलाते हैं, और ये शिखर, ये 5 हम दिखाएंगे। और नंदी वर्मन शैली के अंतर्गत यह हमें लिखना होगा, 7 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है। फिर क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कला पर, तो हम सबसे पहले स्थापत्य कला दिखाएंगे, फिर हम मूर्ति कला के बारे में बताएंगे। मूर्ति कला, पल्लव शिल्पकार ने भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवताओं की भव्य मूर्तियां उकेरी। यहाँ की मूर्तियां भारी और विस्तृत होती थी, जिनमें नक्काशी कलाकारों की निपुणता दर्शित होती है। यह मूर्ति कला के बारे में हुआ। नेक्स्ट है चित्रकला। पल्लवकालीन चित्रकला पर ज्यादा प्रमाण नहीं बचा है, पर मंदिर निर्माण के दौरान छत एवं दीवारों पर चित्रकला का प्रचलन था। इस प्रकार से हमारे पल्लवकालीन कला में स्थापत्य, मूर्तिकला और चित्रकला पूरा होता है। अंत में हम निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में लिखेंगे पल्लवकालीन चित्रकला पर ज्यादा प्रमाण नहीं बचा है, पर निष्कर्ष में लिखेंगे हम, इस प्रकार पल्लवकालीन कला उस समय की सांस्कृतिक उन्नति का परिचायक है। पल्लवकालीन कला का प्रभाव कालांतर में चोल तथा पांड्य कला पर पड़ा, तो वह दक्षिण पूर्व एशिया में पहुंची। और इसके महत्व का पता हम इस बात से चलते हैं कि पल्लवकालीन मंदिर, पल्लवकालीन स्थापत्य कला आज भी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में शामिल है। इस तरह से हम अपना क्वेश्चन पूरा करेंगे। कल हम चालुक्य वंश के बारे में और राष्ट्रकूट चोल वंश के बारे में पढ़ते हैं। उसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।